हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल परीक्षा टारगेट पर। मैं नफीस अहमद आपका फिर से स्वागत करता हूं। ये हमारा मॉडल पेपर का पार्ट नंबर 3 है। तो जैसे कि आपको पता है कि यूपी पीसीएस के प्री मॉडल पेपर हम लेके आए हैं और ये सब वही क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार आए हैं और सभी सेलेक्टेड और टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं। आप लोग हमारी इस सीरीज़ से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा हमारी सीरीज़ से, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। और हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन है। इस तरह का एक ट्रेंड बना हुआ है यूपी पीसीएस में इस बार, क्योंकि आप जो यूपी पीसीएस में ट्रेंड बना है वो बहुत क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी इजी नहीं रह गए हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोगों ने ये क्वेश्चंस जो सेलेक्ट किए हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा ध्यान से। और इसीलिए देखिए, मैं आपसे जो ये पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 लेके आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप जो है इसे देखते रहें। ये पार्ट नंबर 3 हो और पार्ट नंबर 4, 4 पार्ट में हम इसे लेके आएंगे और आपको हर मॉडल पेपर देंगे, जिससे आपको परेशानी भी ना हो, आप देखते भी रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक देखिएगा वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है, और भारत का अपना संविधान है, बिल्कुल सही बात है। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए जो है आर सही की इसकी व्याख्या नहीं करता। आंसर होगा बी। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता? अब देखिए, पहली बात ये बता दो कि संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, संविधान का जो है अनुच्छेद 21 की बात कर रहे हैं। चिकित्सा द्वारा घायल को चिकित्सीय जो है सहायता प्राप्त करना और महिलाओं के लिए लैंगिक उत्पीड़न, ये सब जो है ना असल में अनुच्छेद 14 और 1921 की बात हो रही है। लेकिन तथा मृत्युदंड संविधान के अनुच्छेद 21 में शामिल है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नहीं आता, ये वाला जो है इसके अंदर नहीं आता, तो आंसर होगा ये। बाकी सब चीज़ें जो है इसमें आती हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फॉर्मेट हो सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन को कई तरीके से एक क्वेश्चन बना होता है। ये भारत और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान हैं? तो देखिए क्या क्या हैं। अपशिष्टियाँ शक्तियाँ केंद्र के पास हैं या अपशिष्टियाँ शक्तियाँ राज्यों के पास हैं? क्या है ये सारी बात आपको बतानी है। तो इसमें क्या है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं? तो इसमें देखिए जो इसका आंसर होगा वो है ए, यानी केवल 3। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। क्या है? यानी भारत व अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ समानता है तो कुछ असमानता, ये तो पता ही आपको। या भारत में अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, वहीं अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति जो है राज्यों में निहित होती है। भारत में उच्च सदन में कुछ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ये सी, केवल 3। ए है इसका आंसर, तीसरा जो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपके लिए, कोलकाता लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति कोरम कितनी है? तो ये जो कोरम कितनी है, देखिए जैसा आपको पता, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का चौथा भाग जो है कोरम या गणपूर्ति सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सदन के प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी इसका अर्थ यह है कि लोकसभा का अधिवेशन गठित करने के लिए कम से कम कितने सदस्य चाहिए? तो 55 चाहिए। कितने? 55 होने चाहिए। ठीक है, यदि सदन में संचालन के समय को पूरा नहीं होता है तो यह अध्यक्ष या सभापति का दायित्व है कि वो सदन को स्थापित करे और गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करे। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये राज्य हैं और राज्य में सदस्यों की संख्या जो है, राज्यसभा में सदस्य किसमें कितने हैं? तो राज्यसभा में जैसा कि आपको पता है कि गुजरात की राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? तो गुजरात में जो हैं वो राज्यसभा में 11 सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में गुजरात में 11 हैं और लोकसभा में 26 है। ये लोकसभा बता देता हूँ आपको, लोकसभा दोनों एक साथ जान लीजिए। कर्नाटक की जो राज्यसभा है उसमें कुल मिला के 12 सदस्य हैं और इसकी लोकसभा में कितने हैं? कर्नाटक में 28 हैं। और केरल में जो हैं, केरल में कितने हैं? 9 हैं। केरल में 9 हैं राज्यसभा में। तो लोकसभा में इसमें केरल में कितने हैं? केरल में लोकसभा में 20
और उड़ीसा में जो हैं वो हैं राज्यसभा में 10 और 21। तो आंसर बनता है इसका सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो होता है उसे किसे नियुक्त करते हैं? तो प्रोटेम स्पीकर जो है वो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को करते हैं, ये वाला जो है, ठीक है। यानी संविधान में व्यवस्था यह है कि पिछली लोकसभा के अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले अपने पद पर बना रहता है, ये तो पता ही है आपको। और प्रोटेम स्पीकर का जो पद है वो स्वमेव समाप्त हो जाता है, अतः ये पद अल्पकालिक होता है। कैसा? अल्पकालिक। नेक्स्ट देखिए, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो राज्यसभा का गठन हुआ था 1952 में, ये है आंसर सी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार है? संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता। ये है, यानी संसद के सदस्य का न्याय निर्णय सेवा से मुक्त है। वे संसद के सत्र में किसी भी न्यायालय में लंबित मुकदमों में प्रमाण प्रस्तुत करने या उपस्थित होने के लिए मना कर सकते हैं, या उनका व्यक्तिगत विशेषाधिकार है। समझ गए? बाकी कुछ नहीं है ऐसा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा और बताइए कौन सा क्वेश्चन जो है वो अपने कूट का उत्तर देना है। कि राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, तो मैं आपको कौन सा जो है अपने सही चुनना है। तो इसके अंदर असल में क्या है, देखिए इसका जो आंसर है वो है बी, 1 और 3 सही हैं। यानी पहला तो ये सही है कि राज्य का जो राज्यपाल होता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त नहीं कर सकता, और तीसरा उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये भी सही है। बाकी वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य की सूची के विषय में पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, वह प्रवृत्त होगा। तो वह प्रवृत्त कैसे होगा ये देखिएगा आप। राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो संविधान का अनुच्छेद मैं आपको बता दूं 249 की बात हो रही है। इसके अंतर्गत क्या है कि संसद के राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है। जानते हैं विधि निर्मित करने का अधिकार जो है वो संसद को है, लेकिन उसमें कितना जो है समय वो एक वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारीय आयोग का सदस्य था? सरकारीय आयोग के सदस्य के बारे में बात हो रही है। तो सरकारीय आयोग के सदस्य कौन कौन थे ये आप जानिए। देखिए थोड़ा सा आपको बता दूं कि सरकारीय आयोग ये ने 1983 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश RS सरकारिया की अध्यक्षता में जो है असल में एक 3 सदस्य कमेटी गठित की थी। तो उसमें 3 जने थे, एक तो कौन थे? बी शिवरमन, देखिएगा बी शिवरमन, एक तो थे बी शिवरमन, और दूसरे कौन थे? SR सेन, SR सेन, ठीक है। और एक कौन थे? RS सरकारिया, ठीक है। ये 3 थे। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी 1987 में, ठीक है। तो आयोग ने केंद्र व राज्यों के संबंध में सुधार की दिशा में 247 कितनी सिफारिशें दी थी इन्होंने? 247 सिफारिशें दी। तो इसमें कौन सा उत्तर होगा इसका? इसका आंसर है सी। ये सदस्य था तो ये थे RS सेन। नेक्स्ट आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? अंतर्राज्यीय परिषद जो है वो कौन गठित कर सकता है? तो वो राष्ट्रपति को गठित करने का अधिकार है। और संविधान का एक अनुच्छेद है वो है 263, 263, राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करना, इसमें यही है, ठीक है। और ये बताया था किसने? सरकारीय आयोग के सुझाव की बात, जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है? क्षेत्रीय परिषदों के बारे में पूछा है इन्होंने। तो क्षेत्रीय परिषद जो है यह एक संवैधानिक संस्था है, नहीं, ये गलत है।
संवैधानिक संस्था नहीं होती। 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन 1956 के अंतर्गत हुई है, बिल्कुल सही। चंडीगढ़ राज्य नहीं है, ये भी सही। यह एक परामर्शदायी संस्था है, ये भी सही। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिएगा आप, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है और भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। तो इसका जो मुझे लग रहा है, देखिए इसका ए गलत है और आर बिल्कुल सही है। मैंने अभी बताया था कि भारत का संविधान जो है वो उधार का थैला है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, वो डी होगा। ए गलत और आर सही है। नेक्स्ट आप देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन पर विचार करें और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर बताना है। चुनाव की घोषणा होते ही भारतीय राजनीतिक दलों का आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है और आदर्श आचार संहिता को संसद के अधिनियत किया था। तो ये बात किसी की इसमें सही है या गलत, ये बतानी है। तो इसके अंदर ए तो सही है और आर जो है वो गलत है। इसका आंसर होगा सी, ए सही आर गलत। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्या है, एक संविधान संशोधन है और ये उनकी सूची है। तो जैसा कि आपको पता है, पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन ये कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत आता है, ये आता है 38वें के अंदर। तो A3 है और बाकी 44वां जो है संपत्ति के अधिकार के लिए वो है 44, ये है इसका B4। मताधिकार का आयु 21 से घटाकर 18 जो की थी वो कौन सा संशोधन था, वो था 61वां। और ये मुद्देशिका पंथ में निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया, 42वें संविधान। तो इसका आंसर आपको लगाना चाहिए सी। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारतीय संविधान के तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपलब्ध है। तृतीय अनुसूची में क्या है भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान की जो तृतीय अनुसूची है उसके अंदर देखिए, भारत के संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये भी है। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी है। और भारत के राष्ट्रपति के लिए पद का ये नहीं है इसमें, और संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली ये भी है। तो इसका आंसर होगा सी, 1, 2, 4। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नीति निनुमोदन प्रस्ताव, ये जो है नीति निनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपया कर दी जाए, इसमें क्या है, क्या क्या है देखिए। अब ये कहाँ से क्या आया, इसका जो है कौन सा सुमेलित नहीं है वो पूछ रहा है। तो देखिए, बजट पास करने की जो प्रक्रिया है वो उस पर चर्चा करना, जो अनुदानों की मांग करना, ये सारी बातें ये तो इसी के अंदर है। मितव्ययिता का प्रस्ताव बजट की मांग के लिए, ये भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाएं, तो ये भी प्रस्ताव है। लेकिन लेखानुदान जो है असल में तो इसमें क्या कह रहे हैं, सही नहीं है। तो इसका जो कौन सा आंसर सही नहीं है, तो इसका आंसर सही नहीं है डी। ठीक, ये वाला आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्नलिखित योजनाओं में इसको समय अनुसार व्यवस्थित करना है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये तो आपको पहले ही पता है, ये पहले भी आ चुकी है। सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन, मेक इन इंडिया और प्रधानमंत्री जनधन। तो सुकन्या समृद्धि कब आई थी, सुकन्या समृद्धि आई थी 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015। और अटल पेंशन कब आई थी, अटल पेंशन आई थी 1 जून 2015 को। और मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया आई थी 25 सितंबर 2014 को, यानी 25 सितंबर 2014 को। और प्रधानमंत्री जनधन आई थी 28 अगस्त 2014 को, 28 अगस्त 2014। तो इन्हें सीरियल वाइज लगाना है। पहले कौन सा आएगा, तो पहले आएगा इसमें देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहले इसमें आएगा 4 नंबर। तो 4 नंबर पहला जो आया है वो कौन से में आया है, ऐसा आप देख रहे हैं। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से वो होना चाहिए 4 नंबर वाला, यानी कि ए हो सकता है या डी हो सकता है। तो पहले देखिए, 4 नंबर पहले आएगा, फिर 4 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद कौन सा आएगा, 1 आएगा। 4, 3,
तो इसका आंसर तो असल में दोनों में से नहीं मिल रहा। वैसे ये जो है 4 3 1 ऐसे होगा, 4 3 1 और ये 2 ऐसे होगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को आच्छादित करती हैं। तो इसका देखिए कब करती हैं और क्या है, इसका आंसर बताना है आपको। तो ये जो है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए आती है, ये सी, यानी जो बीपीएल परिवार के रहने वाले लोग हैं। तो सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है वो 2008 में आया था और ये सामाजिक सुरक्षा किसे प्रदान करता है, वो श्रमिकों के लिए है। नेक्स्ट आप देखिएगा, 11वीं योजना के दौरान शिशु मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य कितना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात कर रही है। तो पहले आपको बता दूं, ये 11वीं जो 11th 5 ईयर प्लान था, ये 5 ईयर प्लान ये कब से कब तक था, तो ये था 2007 से 2012 तक, ठीक है। और ये एक राष्ट्रीय विकास परिषद होता है, वहाँ से था। तो इसमें कितना, इसका जो है 28 पर 100 पे था, इसका आंसर होगा ये, ठीक है, बी। नेक्स्ट आप देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारतीय राज्य अर्थव्यवस्था का चक्रवृद्धि चुनौती माना गया है। तो देखिए कई बार क्या होता है, पुराने क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए मैंने पुराना क्वेश्चन रखा है 15-16 का। तो ये जो माना गया है, ये माना गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को समाजवाद से निर्गत रहित सीमित बाजारवाद को जाना। इसका आंसर है सी। क्या आंसर होगा इसका, सी। और नेक्स्ट देखिएगा आप 23, निम्न योजनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें आरंभ होने का कालानुक्रम बताना है। जो जैसा कि मैंने अभी बताया, कालानुक्रम ही बताना है इसमें भी। तो जनधन अभी मैंने आपको बताई थी, 28 अगस्त 2014 को आई थी जनधन आई थी 28 अगस्त 2014 को। और डिजिटल जेंडर एटलस फॉर ये जो आई थी, ये आई थी 9 मार्च 2015 को, 9 मार्च 2015 को। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा ये आई थी 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल। देखिए इसमें कम मार्जिन है तो इसमें बड़ा मुश्किल होता है कई बार इसे अरेंज करना, क्योंकि एक ही ईयर हो सबका। तो मुद्रा बैंक की योजना आई थी 9 मई 2015 को, 9 मई 2015। तो आपको इसका आंसर ढूंढना है, कौन सा आंसर होगा, ए। 1 2 3 4, पहले 2014, फिर ये मई, फिर उसके बाद अप्रैल, ये है 9 मार्च, 9 मार्च 2015 है, फिर 8 अप्रैल है, फिर मई है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी हो या यूपी पीसीएस के लिए। निम्नलिखित में से संबंधित बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं है। तो ये कौन सी सेवा नहीं है वो बतानी है आपको। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होगा ये निर्यात जो है कौन सा नहीं है इसमें, इसके अंदर जो नहीं है वो है बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें और विद्यालय का पोषक, ये वाला जो है, ये वाला नहीं है, सी, ये प्रदान नहीं होती। यानी समन्वित बाल विकास योजना या एकीकृत बाल विकास योजना जो है 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं का स्तनपान कराने वाली महिलाओं को स्वास्थ्य पोषण और शैक्षणिक सेवाओं को एकीकृत करने की योजना है, ठीक है। ये कब प्रारंभ की गई थी, ये प्रारंभ की गई थी 1975 में, ठीक है। और देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा पार्ट 3 का। 2017-18 के संघ बजट की 10 विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं थी। तो 17-18 के बजट की बात हो रही थी, तो ये देखिए क्या क्या चीज़ शामिल थी उसमें। तो इसमें निर्यात निष्पादन नहीं था शामिल, इसका आंसर होगा ये। बाकी ये सब चीज़ें शामिल थी, ये आंसर जो है इसका होगा ए। तो ये हमारा था, ये देखिए पुराना क्वेश्चन में पेपर है। और मैं आपको इसी तरह से करंट का भी, देखिए हमारा सभी चीज़ों की जो सीरीज है, जैसे इंग्लिश की सीरीज चल रही है एसएससी के लिए, हमारे यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी भी चल रहा है, हमारे यहाँ यूपी पीसीएस का भी मॉडल पेपर चल रहा है, हम लोग जो है जो बीएड एंट्रेंस के लिए भी चल रहे हैं, स्पोकन क्लासेस भी चल रही हैं। तो बहुत सारा मटेरियल आपके लिए है, बस आप देखते रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।